हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज बात करेंगे 28 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत अच्छी होने वाली है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो की PDF डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, और वहीं पर आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज मिल जाएगी, तो आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हो वीडियो देखने के जस्ट बाद। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे के 4 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन था राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो इंद्रजीत मोहंती जी हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो गांधी जी की जयंती के दिन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। इजराइल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इसाक हर्जोग। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने गलत किया था। बहुत से लोग इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट का पूछा गया है नाम। प्राइम मिनिस्टर नेफ्टाली बेनेट बने हैं और प्रेसिडेंट बने हैं इसाक हर्जोग। नाटो के सदस्य देश की संख्या है 30। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो वो बन गया है दोस्तों गोवा। भारत का पहला राज्य जिसने अपने आप को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया है। रेबीज क्या होता है? रेबीज दोस्तों कुत्ते से काटने वाली एक बीमारी होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग। कुत्ते से काटने की वजह से रेबीज फैलता है, ठीक है। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि गोवा में पिछले 3 वर्षों से रेबीज के कोई भी मामले देखने को नहीं मिले हैं। इस वजह से नियम के अकॉर्डिंग गोवा हो गया है रेबीज फ्री स्टेट। ओके, इसमें दोस्तों केंद्र सरकार की मिशन रेबीज जो परियोजना थी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोवा सरकार भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। वो 24 घंटे के अंदर अंदर रेबीज की निगरानी करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन की हुई है। इसके लिए इमरजेंसी हॉटलाइन भी जारी किया गया है कि जैसे ही कोई कुत्ता किसी को काटता है तो फिर जो पीड़ित होता है वो इमरजेंसी हॉटलाइन का यूज़ कर सकता है। क्विक रिस्पांस टीम उसका ट्रीटमेंट वगैरह तुरंत करेगी पहुंचकर। ओके, चलिए फिलहाल रेबीज़ के बारे में बात करते हैं। रेबीज़ दोस्तों कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज़ फैलता है और रेबीज़ के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने 1885 में रेबीज़ के टीके की खोज की थी। और कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? हाइड्रोफोबिया। याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाता है कुत्ते के काटने से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत यानी शुरुआती चरण के तहत अभी ये शुरू किया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ अलग अलग पेज में। इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा केवल 3 क्वेश्चन ही आज ही ट्रांसलेटर के साथ लिए गए हैं, ठीक है। कल से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा, जिससे एक्सप्लेनेशन लिखने के दौरान टाइम भी कम लगे, बचत हो टाइम की भी, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि एक्सप्लेनेशन लिखते टाइम ज़्यादा टाइम ना लगे, जिससे वीडियो टाइमली आ सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे इस पर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया जाएगा। चलिए गोवा देखते हैं मैप में। इंडिया के मैप में यहाँ पर छोटा सा राज्य है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। पणजी यहाँ की राजधानी है और प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। ये महाराष्ट्र के गवर्नर है, ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो दीपांकर दत्ता जी बॉम्बे हाईकोर्ट की करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट यहाँ का भी हाईकोर्ट लगता है। गोवा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों देखिए कर्नाटका से और महाराष्ट्र से शेयर कर रहा है। अच्छा, गोवा जो है ये 30 मई 1987 को ये भारत का राज्य बना था। पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिला था। इससे पहले ये यूनियन टेरेटरी था। गोवा से ही पुर्तगाली सबसे आखिरी बार गए और पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले आए थे। सबसे लास्ट में वो गोवा पर ही रह गए थे सिमट कर, बाद में गोवा से उनको हटाया गया, ठीक है। तो सबसे लास्ट में पुर्तगाली भारत से गए। अच्छा, गोवा से एक और याद रखिएगा, कोला मिर्च। कोला मिर्च को अभी हाल ही में दिया गया था GI टैग, गोवा का ही प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को समर्थन देने के लिए $125 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों केरल को सपोर्ट करने के लिए $125 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का नाम है रिसाइलिएंट केरला प्रोग्राम। क्या है? रिसाइलिएंट केरला प्रोग्राम। तो इसके तहत वर्ल्ड बैंक जो है ये सपोर्ट कर रहा है केरल को $125 मिलियन का। अब इसका पर्पज़ क्या है? तो देखिए दोस्तों, केरल जो है यहाँ पर भी प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती रहती हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस होते रहते हैं। साथ ही साथ कोविड-19 के खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए केरल को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक इन पैसों को दिया हुआ है, ईंधन को दिया हुआ है, ठीक है। और केरल इसका यूज यहाँ करेगा।
कि विश्व बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपासी, जो कि 13वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों अभी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था कितना, 8.3%। इसको भी आप याद रखेंगे। मूडीज ने 9.6% बताया था। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने महिला कैंसर शील्ड नामक बीमा पॉलिसी शुरू की? तो अभी हाल ही में अलायंस इंश्योरेंस ने दोस्तों महिला कैंसर शील्ड नाम की एक बीमा पॉलिसी शुरू की है, अलायंस इंश्योरेंस। इसके लिए अलायंस इंश्योरेंस जो है वो क्लोविया नाम का एक ब्रांड है, जो महिला पर्सनल एक देखभाल ब्रांड है, इसके साथ साझेदारी किया है और ये लॉन्च किया है महिला कैंसर शील्ड। ओके, अब देखिए ये क्यों लॉन्च किया गया है, स्तन कैंसर के प्रति यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। महिलाओं को दोस्तों जो 18 साल से लेकर के 65 साल की महिलाएं हैं, इनमें खास तौर से ज़्यादातर देखे जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के मामले, और इनको सपोर्ट करने के लिए एक बीमा पॉलिसी सर्विस ये शुरू की गई है। तो कितने की सहायता की जाएगी, 25,000 रुपये की बीमा पॉलिसी ये कवर प्रदान की जाएगी इसके द्वारा। किसके द्वारा, अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा। तो अलायंस इंश्योरेंस के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं SV ठक्करी। कौन है, SV ठक्करी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2021 में फर्स्ट रैंक किसे मिली है? तो दोस्तों इसमें पहले भारतीय इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है। तो QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2021 अभी हाल ही में जारी की गई है और इसमें भारत में टॉप पर है दोस्तों IIM बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु। ये एकमात्र भारतीय संस्थान है जो टॉप 100 में जगह बनाया हुआ है। हालांकि इसकी ओवरऑल रैंक है 39th। कितनी है, 39th पोजीशन पर है ओवरऑल, लेकिन ये टॉप 100 में शामिल होने वाला इकलौता इंडियन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है। क्लियर। टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है दोस्तों HEC पेरिस जो कि फ्रांस का है, सेकंड पर है वार्टन स्कूल और थर्ड पर है IESC बिजनेस स्कूल स्पेन। QS के द्वारा ये एग्जीक्यूटिव MBA की रैंकिंग जारी की गई है। अच्छा, QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी की गई है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या बना है, आपको बताया था मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी, ये लगातार टॉप पर बनती ही जा रही है। तो मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप पर बनी हुई है। सेकेंड पर कौन था, सेकेंड पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी था, थर्ड पर कैम्ब्रिज था, ठीक है। और उसमें IIT बॉम्बे था टॉप पर। IIT बॉम्बे भारत के हिसाब से यानी भारतीय यूनिवर्सिटी में टॉप पर था, ठीक है। सेकंड पर IIT दिल्ली था और थर्ड पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु था। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन सुविधा शुरू किया? तो अभी हाल ही में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों शुरू किया है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन सुविधा। इस लोन सर्विस के तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों अभी क्योंकि महामारी की वजह से, पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है बिजनेस में, तो बिजनेसमैन को या बिजनेस करने वाले जो भी व्यापारी संगठन हैं उनको लोन दिए जाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा, SBI के द्वारा। अब इसमें भी अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग दिए जाएंगे। टोटल 100 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि मेट्रो सिटीज़ में अगर है कोई तो मेट्रो सिटीज़ वालों को 100 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और टायर 1 के जो सिटीज़ हैं उनको 20 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और टायर 2, टायर 3 और टायर 4 इन टाइप के सिटीज़ को 10-10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। एक्चुअली में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके ही कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी, ठीक है, जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मद्रास वगैरह का विलय कर दिया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा जी। ये पब्लिक सेक्टर की दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बैंक है, सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है SBI, ठीक है। दूसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक है, थर्ड पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला देखते हैं, UNODC की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व भर में कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया? तो अभी हाल ही में UNODC की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021। क्या नाम है? वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021। और इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 2020 भर में 275 मिलियन लोग, कितना, 275 मिलियन लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल किया है। रिया चक्रवर्ती भी इसमें शामिल हैं।
इसमें से 36.3 मिलियन या कहें 13% लोग जो हैं वो ड्रग के उपयोग करने की वजह से बीमार भी पड़े हुए हैं, यानी कि ड्रग एडिक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, यूएनओडीसी के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसका होता है ये फुल फॉर्म, इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? इन्होंने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। कब किया है? 26 और 27 जून को इसका आयोजन किया जाएगा। 26 जून को इन्होंने उद्घाटन किया है। ये देखिए ई सम्मेलन है, यानी कि ई समिट है, वर्चुअल रूप से ये आयोजित होगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन 2021। इस बार की इसकी थीम रखी गई है होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। तो 2 दिवसीय ये सम्मेलन था, समिट था। अच्छा दोस्तों, ऐसे ही डिटेल के साथ आपको ई बुक भी प्रोवाइड कराई जाती है। जनवरी से जून 2021 तक की ई बुक आई हुई है, बहुत पसंद की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जिनको हिंदी में चाहिए हिंदी में ले सकते हैं, जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले सकते हैं। MZT 10 कोड यूज कीजिएगा, आपको 17% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें पिछले 6 माह का पूरा अच्छे तरीके से कवर किया गया है करंट अफेयर। किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये यूजफुल होने वाली है ई बुक। चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा जो आपको ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेने के लिए MZT ऐप इंस्टॉल करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु सरकार की तरफ से। अगर कोई सिल्वर मेडल जीतता है तो 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उन खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऐसा घोषणा किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अच्छा, ऐसे ही कुछ घोषणा हरियाणा सरकार ने भी की है। हरियाणा सरकार ने क्या कहा है कि अगर कोई खिलाड़ी जो हरियाणा का है वो अगर गोल्ड जीतता है तो उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और अगर सिल्वर कोई जीतता है तो 4-4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता है कोई खिलाड़ी तो 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर जो राज्य घोषणा करेंगे वो अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए करेंगे। यानी तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है तो तमिलनाडु के ही खिलाड़ी अगर जीतेंगे तभी ये देगा। ऐसा नहीं है कि हरियाणा का कोई खिलाड़ी जीता है तो तमिलनाडु सरकार उसको जाकर के देगी पैसा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तमिलनाडु का अगर कोई खिलाड़ी जाता है कि जीता है, ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे अपने राज्य के खिलाड़ियों को थोड़ा सा और मनोबल बढ़ाया जा सके। ऐसे ही हरियाणा का भी सेम कंडीशन है। हरियाणा का अगर कोई खिलाड़ी है वो अगर जाके मेडल जीतता है तो हरियाणा सरकार उनको देगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार भी कुछ देती है, लेकिन केंद्र सरकार अभी बताएगी नहीं, वो देखा जाएगा उस टाइम पर। जीतकर जो आएगा मेडल तो केंद्र सरकार भी देगी। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं टोक्यो ओलंपिक से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। कारण ये है कि टोक्यो ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, 23 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 8 अगस्त तक चलेगा ये। इस बार कौन सा संस्करण होगा? 32वां संस्करण होगा। देखो, इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। 23 जुलाई को शुरू हो रहा है, 23 को उल्टा कर दो 32वां इस बार का संस्करण है। ठीक है, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। इसके अलावा दोस्तों टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है, तो जापान में ये हो रहा है आयोजित। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने अभी हाल ही में अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग जारी किया है। क्या नाम है उसका? लक्ष्य तेरा सामने है। क्या? लक्ष्य तेरा सामने है। याद रखिएगा, लक्ष्य तेरा सामने है। मोहित चौहान जी ने इसे कंपोज किया है और गाया हुआ है। तो अभी हाल ही में यह ऑफिशियल तरीके से लॉन्च किया गया है। अगला ओलंपिक कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा, 2024 में होगा। ठीक है, और पिछला कहाँ हुआ था? पिछला हुआ था रियो ओलंपिक 2016 में, ब्राज़ील में रियो में हुआ था। अगला देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया? तो अभी हाल में PR श्रीजेश को और दीपिका कुमारी को, इन दोनों खिलाड़ियों को दोस्तों हॉकी इंडिया की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। देखिए, जो भी खेल संस्था है, जैसे ये हॉकी इंडिया हो गया, तो हॉकी हुआ तो हॉकी के खिलाड़ियों को, अपने खिलाड़ियों को वो नॉमिनेट करेगा। यानी कि उसके अकॉर्डिंग इन 2 खिलाड़ियों को, हमारे 2 खिलाड़ियों को मिलना चाहिए राजीव गांधी खेल रत्न।
फिर उसके बाद क्रिकेट के होंगे तो क्रिकेट वाले अपना प्रमोट करेंगे, अपने तरफ से अपने खिलाड़ियों का नाम भेजेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग गेम की तरफ से लिस्ट भेजी जाएगी खेल पुरस्कारों के लिए। खेल पुरस्कारों में कौन कौन से पुरस्कार होते हैं, तो राजीव गांधी खेल रत्न तो खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा होता है, अर्जुन अवार्ड होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, ठीक है। तो ये सभी लोग, सभी खेल संस्थाएं जो हैं अलग अलग गेम की, वो अपने अपने तरफ से खिलाड़ियों को भेजती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी ये नॉमिनेट किए गए हैं, यानी अपनी तरफ से लिस्ट भेजी गई है। दिया किसे जाएगा या मिलेगा किसे, ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब? 29 अगस्त को। याद रखिएगा 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है खेल पुरस्कार। क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को ही दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, तो उनकी जयंती के अवसर पर खेल दिवस के दिन दिया जाता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो यहाँ पर बात करें दीपिका कुमारी की, तो वो तो हॉकी खिलाड़ी हैं, महिला हॉकी टीम की पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है। और PR श्रीजेश जो हैं, ये दोस्तों ये मेंस हॉकी टीम के हैं और गोलकीपर हैं। अच्छा, ये तो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेशन भेजा गया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया ने भेजा है हरमनप्रीत सिंह जी का नाम, जो कि उप कप्तान हैं और भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक में जा रही है टीम, ठीक है, तो उप कप्तान ये हैं। और महिला हॉकी टीम से वंदना कटारिया को भेजा गया है, इनका नाम भेजा गया है, ठीक है। तो इनको दोनों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। अभी और भी खेल संस्थाएं आएंगी, वो भी अपने अपने खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट करेंगी। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल MSMEs डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 जून को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे 27 जून को दोस्तों। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है। MSME बहुत बड़ा योगदान देता है दोस्तों दुनिया भर की GDP में। दुनिया भर की GDP में अकेले 50% का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ये MSME सेक्टर का है। भारत में बात करें तो भारत में 30% का योगदान MSME के द्वारा है और भारत सरकार लगी हुई है कि इस 30% को 50% तक बढ़ाया जाए। यानी MSME के योगदान को, MSME होता क्या है? छोटे और लघु उद्योग, ठीक है। जो महात्मा गांधी जी की सोच थी उस टाइप को महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति जो हो, हर लगभग व्यक्ति जो हो, वो अपना रोजगार स्वयं करे, वो कोई ना कोई छोटा या लघु उद्योग से जुड़ा रहे, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे बेरोजगारी की समस्या कम होगी और भारत डेवलप करेगा। तो उस पर भारत अभी भी उस दिशा में काम कर रहा है, ठीक है, MSME सेक्टर पर, छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 90% व्यवसाय जो है दुनिया भर में MSME के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसी से उत्पन्न होते हैं। क्लियर? चलिए, तो MSME को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार समय समय पर योजनाएं भी लाया करती है। बहुत सारी बैंकें भी योजनाएं लाया करती हैं लोन देने के लिए, ठीक है। तो MSME हमेशा चर्चे में बना रहता है साल भर। तो फिलहाल दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे तो हमें भी मज़ा आएगा करंट अफेयर पढ़ाने में। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आ रही हैं चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 70 डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इन दोनों को कौन सी लाइन अलग करती है? अगला, किस तारीख को संसद में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था? अगला, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किस देश ने की थी? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो आप। कल बहुत अच्छा लगा, कल कई स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे और उनके कमेंट्स को बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़े। उन सभी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। तो आप लोग सोचिए, आप लोग यहाँ पर कमेंट करते हो तो आपका रिवीजन भी होता है, बाकी स्टूडेंट का भी फ़ायदा होता है। इस प्लेटफॉर्म का आप बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इस वजह से आप लोग कमेंट जरूर किया करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखा करो। वीडियो वो आप देख लियो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर, वहीं पर इसकी डिटेल PDF भी मिल जाएगी, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दिनों की PDF फाइल, वीडियो कोर्सेज वगैरह सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाना है, तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।